हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा है काफी दिनों से, उसको आज हम लोग एंड करेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, ठीक है, और एकदम जल्दी जल्दी में हम ये सब पढ़ेंगे। ओके, आने वाला सेशन जो होगा उसमें हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो बहुत सारी चीजें आपने सॉल्यूशन में पढ़ ली थी। लास्ट सेशन में सीधे चलते हैं, अणुसंख्यक गुणों की बात कर रहे थे हम लोग, उसको देख लेते हैं। अणुसंख्यक गुण क्या कहता है आपका, ठीक है। हेनरी राउल्ट्स लॉ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप लोग देखेंगे। ओके, आदर्श अनादर्श विलयन हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। अणुसंख्यक गुण क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अणुओं की संख्या के आधार पर ये गुणों को हम बताएंगे। और किसके अणुओं की संख्या? विलेय के अणुओं की संख्या। विलेय की प्रकृति पर ये निर्भर। 4 प्रकार के ये होंगे आपके। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और परासरण दाब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अवनमन का मतलब होता है कम होना, उन्नयन का मतलब है बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि वाष्प दाब में कमी आ रही थी। क्यों? वाष्पन क्योंकि कम हो रहा है। देखो आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि अगर हम सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण अधिक होता है। जैसे आप क्या देखते हो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है वाष्पीकरण का, कि कपड़े धोकर हम लोग डालते हैं, अगर हमने फैला के कपड़ों को डाला है तो वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन वाटर मॉलिक्यूल्स को, जो कपड़े के अंदर पानी की बूंदे हैं या पानी के अणु हैं, उनको अधिक क्षेत्र मिल गया वाष्पित होने के लिए। वहीं पर अगर हम उसी कपड़े को फोल्ड करके डालेंगे तो वो अधिक समय लेगा, यानी कि वाष्पीकरण अब धीरे होगा। क्यों? क्योंकि सतही क्षेत्रफल कम हो गया है। यहाँ पर भी जब आपने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है तो अब जो आपका वेपराइज होने वाला पदार्थ था, जिसको आप सॉल्वेंट कह रहे हो, उसका सतह का क्षेत्रफल कम हो गया। इसमें आपने कहा ये पूरा जो, अगर आप लेफ्ट वाला बीकर देखें, इसमें आपने कहा कि पूरा सतह का क्षेत्रफल वाष्पशील पदार्थ जो कि विलायक है आपका यहाँ पर, उसके अणुओं ने घेरा हुआ है, और वहां से सबका वाष्पन हो रहा है, सबका, इन सब अणुओं का, ठीक है, जो भी सतह पर है। लेकिन यहाँ पर जो ये ऑरेंज कलर के पार्टिकल आपको दूसरे वाले बीकर में दिख रहे हैं, ये कैसे हैं? ये नॉन वोलेटाइल है, यानी अवाष्पशील, जिनका वाष्पन नहीं होगा। तो यानी अब कुछ जो एरिया है वो इन पार्टिकल्स ने घेर लिया, तो अब कम अणु है, देख रहे हो ना, कम अणु है यहाँ पर जो वाष्पीकृत होंगे। तो वाष्पन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब वाष्पन कम होगा तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, और यही हम पढ़ रहे हैं कि वाष्प दाब में क्या हो रही है? अवनमन हो रहा है, उसको कम हो रहा है। यानी पहले ये सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था, यानी शुद्ध विलायक, सिर्फ पानी ही पानी था, ठीक है। अगर आपने सपोज पानी की बात करी तो ये सिर्फ पानी था। यहाँ पर आपने क्या कहा? ये विलयन बन गया है, और विलयन में आपका क्या है? एक विलायक है, और दूसरा आपका क्या है? विलेय है। और विलायक आपका यहाँ पर कैसा है बच्चे? वाष्पशील है, यानी कि आपका वॉलेटाइल है, और ये कैसा है? अवाष्पशील है। क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिखाता है। इसके बाद आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है आपका? उन्नयन होता है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, आपको पता है। दाब में कमी का कारण विलयन का क्वथनांक है, विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। अर्थात किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब बढ़ना। अब क्या हो गया? अब विलायक का जो पहले क्वथनांक था, सपोज वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक था, बॉइलिंग पॉइंट, जब आपने उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो अवाष्पशील तो आपका वाष्प में परिवर्तित होगा नहीं, तो कौन होगा? जो वाष्पशील होगा। तो वाष्पशील का, अब वाष्पशील क्या है? विलायक पानी, यानी कि, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। अब 100 से 110 चला गया, 120 चला गया सपोज, तो उन्नयन देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। और उन्नयन को आप कैसे कैलकुलेट करते हो? T2 माइनस T1, जहां पर T1 क्या है? विलायक का क्वथनांक है, और विलयन का क्वथनांक आपका क्या है? T2 है, ठीक है। तो T2 में से आप T1 को माइनस कर दोगे। ओके, इस प्रकार से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, हिमांक भी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बढ़ जाएगा। जब
घट जाएगा। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न होती है, ये आपको पता है। अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम रहता है, अतः विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, ये अवनमन हो गया, इसके लिए आपने यहाँ पे फॉर्मूला भी देखा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्या है आपका, परासरण दाब। परासरण दाब आपने पहले भी पढ़ा है। परासरण दाब क्या होता है, जब अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है द्वारा किसी विलायक का कम सांद्रता के विलयन से ज्यादा सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाह होगा तो उसको परासरण कहते हैं। अर्थात अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण होता क्या है, आपने कहा हमारे पास दो सोल्यूशन थे, ठीक है। इस प्रकार आपने क्या किया, पहले आपने ये सोल्यूशन लिया, इसमें सिर्फ शुद्ध विलायक है, जल ही जल है, यहाँ पर आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, परमिएबल मेम्ब्रेन, अब दो पार्ट हो गए, एक ए पार्ट है ये वाला और ये सपोज बी पार्ट है, दोनों में जल था। इस साइड आपने यहाँ पर ग्लूकोज डाल दिया, C6H12O6 लिखा है तो कोई सोल्यूट आपने डाल दिया, विलेय। तो सांद्रता क्या होती है, विलेय की मात्रा होती है, वही आपने कहा था कि जितनी विलेय की मात्रा है वही सांद्रता, तो ये अधिक सांद्र हो गया, ठीक है। और ये बी वाला पार्ट कैसा हो गया, कम सांद्र, या इसमें तो विलेय आपने डाला ही नहीं तो इसकी सांद्रता कम होगी, निम्न सांद्रता आप बोलते हैं। परासरण क्या होता है, इस निम्न सांद्रता से और उच्च सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से और अधिक सांद्रता की ओर विलायक का बहाव होगा, यानी पानी इधर से इधर को फ्लो करेगा, समझ रहे हो, इसी को आपका परासरण कहा जाता है। और इस परासरण को रोकने के लिए इस अर्ध पारगम्य झिल्ली पर जितना भी दाब लगाया जाएगा उसको आपका परासरण दाब कहा जाएगा। ओके, तो विलयन में आप इस परासरण दाब को इस प्रकार से देखते हैं। ओके, चलिए इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके, तो बच्चों ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आप जल्दी जल्दी नोट करेंगे, ठीक है। मोलरता हो गया, मोललता हो गया, राउल्ट का नियम, वाष्प दाब अवनमन से विलयन की मोललता कैसे ज्ञात करनी है वो, इसके अलावा क्वथनांक में उन्नयन से विलयन की मोललता को ज्ञात करना, हिमांक में अवनमन से विलयन की मोललता को ज्ञात करना, परासरण दाब तथा वाष्प दाब अवनमन में संबंध, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, तो पीडीएफ भेज दी जाएगी आपको। चलिए एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर, क्लियरली विजिबल है, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन में, हैंड रेज करो गजरौला, दिख रहा है साफ साफ, तो ठीक है। प्रश्न है आपके पास, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है, यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 मोलल हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। हेनरी का स्थिरांक आपको पता है बच्चे, हेनरी का स्थिरांक क्या है, हेनरी का स्थिरांक आपका क्या कहता था, ये वैल्यू देता था, ठीक है। x जहां पर मोल प्रभास था उसके इक्वल क्या होता था, P/KH होता था, यानी कि दोनों एक दूसरे के, हेनरी का स्थिरांक का वैल्यू ज्यादा आएगा मतलब वहां पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ये आप बोलते थे। H2S गैस की विलेयता आपको दी गई है, यहाँ पर विलेयता दी गई है, मोलल आपको बताया गया है कि कितना मोलल है वो, ठीक है। उसके आधार पर आप क्या निकाल लेंगे, सपोज उसकी मोललता 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान कितना ले लिया, 1 किलोग्राम ले लिया। अब विलायक जल है, चूंकि जल के हम मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, तो जल के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जल का जो यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान है बटे उसका जो अणु का द्रव्यमान हो गया, आणविक द्रव्यमान जिसे कहते हैं, उससे भाग कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर जल के मोलों की संख्या हमने ज्ञात कर ली, ठीक है। विलयन में H2S गैस के मोल अंश कितने होंगे अब, ठीक है, उसके मोलों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर H2S के मोल अंश किस प्रकार निकालोगे, मोल अंश क्या होता है, मोल का अनुपात होता है, तो जितने मोल उसके यहाँ पर है H2S के बटे विलयन के कितने मोल है, तो विलयन का मोल, विलेय का मोल धन विलायक का मोल, यानी H2S का जितना मोल, सिर्फ हमें क्या दिया गया था, H2S के मोलों की संख्या दी गई थी, तो मोलों की संख्या से हमने क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है। क्योंकि हमने विलायक के मोल अंश निकाल लिए हैं, मोलों की संख्या निकाल ली है,
तो उससे हम क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। किसको, सिंपली समझो, H2S का जो मोलों की संख्या था बटे आप क्या करोगे, H2S के मोलों की संख्या धन H2O के मोलों, H2O के मोलों की संख्या, तो वही आपने यहाँ पर कर किया, तो मोल अंश या मोल प्रभाज आपको मिल गया किसका, H2S का। ओके, एसटीपी पर दाब कितना होता है, 0.987 बार होता है। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या क्या मिल गया, मोल अंश x की वैल्यू मिल गई है आपको, ठीक है, और दाब भी मिल गया है आपको। क्योंकि P और x की वैल्यू आपको मिल गई है तो KH आप निकालोगे, यानी कि हेनरी के स्थिरांक का मान निकालोगे। तो फॉर्मूला क्या है, PH2S यानी जो दाब H2S पे लग रहा है इज इक्वल टू KH हेनरी का नियतांक इंटू एक्स H2S, यानी कि जो H2S का मोल प्रभाज है उससे आप हेनरी के नियतांक को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वहां पर लगाए गए दाब की वैल्यू पता चल जाएगी। क्योंकि दाब आपको पता है और आपको मोल प्रभाज भी ज्ञात हो गया है तो आप KH की वैल्यू निकालोगे। तो KH इज इक्वल टू क्या होता है, PH2S अपॉन एक्स H2S। तो H2S तो हम यहाँ पर H2S के लिए ले रहे हैं, बेसिकली आपका फॉर्मूला ये वाला होगा, ठीक है, किसी के लिए भी क्लियर। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करी, दाब कितना था, P का मतलब प्रेशर, X का मतलब मोल प्रभाज, तो आपको 282 बार या जो हेनरी नियतांक की वैल्यू है वो यहाँ पर ज्ञात हो गई है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। ओके, चलिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि विलयन क्या होता है, विलयन के बारे में लिखना, ये क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आएगा, विलयन के प्रकार नहीं पूछेगा। देखो, टिप्पणी करने के लिए आ सकता है। मोल अंश क्या होता है, मोलों का अनुपात होता है। मोललता क्या होती है, आपको विलायक के द्रव्यमान में देखना होता है विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। मोलरता क्या होता है, विलयन के आयतन में विलेय के मोलों की संख्या। और द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, किसी भी अवयव का जिसका द्रव्यमान निकालना है, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, उसका द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, ये द्रव्यमान प्रतिशत हो जाता है। आयतन प्रतिशत में आयतन ले लेते हैं, पीपीएम में सांद्रता व्यक्त करनी होगी तो द्रव्यमानों का अनुपात गुणा गया 10⁶ कर लेंगे। ओके, इस प्रकार से इन पे टिप्पणी कर लेंगे आराम से। जैसे न्यूमेरिकल भी आएगा तो वो भी आप लोग कर लोगे। देखो, एक प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 11 जो यहाँ पर दिख रहा है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। ठीक है, तो क्यों होती है, द्रव में गैस का घुलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी। अतः ला शातिलिय या ले छटिलिय जिसे आप कहते हैं के नियमानुसार ताप बढ़ाने पर क्या होगा, साम्य पश्चिम दिशा में स्थानांतरित हो जाता है, पीछे की ओर, तथा दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप विलेयता में सदैव कमी आने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, हेनरी का नियम आपने पढ़ा था, क्या था, स्थिर ताप पर क्या कर रहे थे, विलायक के प्रति एकांक आयतन में घुला गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में गैस के दाब के समानुपाती होता है। जैसे मैंने क्या बोला, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा अच्छे से गैस उसमें डिसॉल्व होगी और उतना अच्छा टेस्ट आपको आएगा ड्रिंक में। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। राउल्ट के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है तथा डेल्टा मिक्सिंग H या डेल्टा H मिक्सिंग का चिन्ह इन विचलनों से कैसे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बच्चे, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, राउल्ट का नियम जो ओबे नहीं करते हैं उनको अनादर्श विलयन कहा जाता है। अनादर्श विलयन होते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन जिन्हें कहा जाता है, यही आपका विचलन प्रदर्शित करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार के विलयनों में वाष्प का दाब राउल्ट के नियम द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या कम होगा। ठीक है, यदि यह अधिक होगा तो वो धनात्मक विचलन दिखाएगा, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन होगा, और अगर आपका वो वाष्प दाब कम आएगा तो वो ऋणात्मक विचलन यानी कि नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। अब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन जो होते हैं, दो अवयवों सपोज ए तथा बी वाले एक द्विअंगी विलयन है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। यदि विलयन में ए और बी अन्योन्य क्रियाएं क्या क्या हो रही है, ए और ए के बीच, बी और बी के बीच की तुलना में क्या होगी, दुर्बल होती है, अर्थात विलेय विलायक अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल विलेय विलेय और विलायक विलायक अणुओं की तुलना में दुर्बल होते हैं। तब इस प्रकार के विलयनों में से ए तथा बी के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में सरलता से पलायन कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, विलयन के प्रत्येक अवयव का जो वाष्प दाब होगा वो राउल्ट के नियम के आधार पर अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है, और इस प्रकार कुल वाष्प दाब भी अधिक होता है। और विलयन का यह व्यवहार क्या करेगा, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको गणितीय रूप में इसकी व्याख्या भी की गई है।
पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए तथा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। जब उनका टोटल निकाला गया तो पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी आपने किया था, ठीक है, राउल के नियम में जब भी देख रहे तो ऋणात्मक विचलन में क्या कह रहे हैं, इस प्रकार के विलयन में ए व बीबी के बीच जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो एबी की तुलना में दुर्बल हो जाएगा। यानी विलय और विलायक के बीच में एक बल लग रहा होगा, वो कैसा है, वो यहाँ पर प्रबल प्रकृति का है, समझ रहे हैं। अतः इस प्रकार के विलयनों में ए तथा बी अणुओं की पलायन प्रवृत्ति शुद्ध अवयव की तुलना में कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब राउल्ट नियम के आधार पर अपेक्षित वाष्प दाब जो होगा उससे कम हो जाएगा। ओके, इसकी भी गणितीय व्याख्या यहाँ पर की गई है। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी, इसको पूरा आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं, उनको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आने वाले सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे क्योंकि समय कम है और चैप्टर अभी भी बहुत अधिक है। ओके, तो बच्चों आज के सेशन में हमने सोल्यूशन में ही जो अणुसंख्यक गुण है आपके 4 उनके बारे में बात की। थोड़ा हमने कुछ के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन इस वाली पीडीएफ में हैं जो आपको करने हैं। बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे सभी न्यूमेरिकल्स की। आने वाले सेशन में कोई नया चैप्टर का नया टॉपिक लेकर हम चलेंगे क्योंकि समय कम है और लगभग हमने सारे चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाने हैं, ठीक है। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।